हे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सी प्रतीक ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं सोगा के बारे में, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में। बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए तो बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आपको सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? वो चैनल को विजिट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा, बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर आपको पता हो तो जब अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो पहले पार्ट था किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। बट उसके बाद 1930 में उसको अलग किया गया और 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को भी अलग किया गया था। आई होप आपको वो चीज याद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पहले थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं। आज हम जो जानने वाले हैं वो बहुत इजी चीज है, बट हाँ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ डेफिनेशंस अलग है, ठीक है। आपको लगता होगा कि यार ये तो होना चाहिए, बट वो नहीं है, ठीक है। जैसे कि गुड्स का डेफिनेशन देखिए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग श्रुति, अनुराग, कुशल। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। लेट्स गो। आ जाओ। Before the enactment of Sale of Goods Act 1930 is relating to sell and purchase of the goods were regulated by Indian Contract Act 1872। देखो, जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं बना था तब किस में सब चीजें डिफाइन की गई थी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन की गई थी, रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स, ठीक है। इन 1930 सेक्शन 76 टू 123 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वर रिप्लेस्ड। देखो भैया, 1930 में ये सेक्शन जो थी 76 से 123 वाली वो रिप्लेस की गई और नया एक्ट बनाया गया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, एंड ए सेपरेट एक्ट कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो ये थी उसकी हिस्ट्री कि कैसे अलग बनाया गया है। इन केम इनटू फोर्स ऑफ 1 जुलाई 1930। तो अगर अपन डेट की बात करें तो डेट आपको यहाँ पे 1 जुलाई 1930 डेट आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपके काम की चीज बन सकती है। 1 जुलाई 1930 with effect from 22nd September 1963 the word Indian was also removed. Now the present act is called as the Sale of Goods Act 1930, ठीक है। तो वहां पे इंडियन वर्ड जो था उसको भी यहाँ पे क्या किया गया? हटाया गया। देखो पहले क्या था? द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अब इंडियन को हटा दिया गया। कब इंडियन को हटाया? 1963 में इंडियन को हटाया गया, ठीक है। तो अगर अपन बात करें वर्ड कब हटाया गया, 1963 में इंडियन वाज आल्सो रिमूव्ड। चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे सबसे पहले बायर कौन होता है, ठीक है। जैसे जैसे डेफिनेशन दी है उसी आ, हम उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बायर कौन होता है? तो बायर बोलोगे भैया जो पर्सन किसी चीज को बाय कर रहा है या तो बाय करने के लिए एग्री हो रहा है। अब बोलोगे भैया बाय कर रहा है वो तो हम बायर मानेंगे, बट किसी चीज को परचेज करने के लिए एग्री हो रहा है, क्या हम उसे भी बायर मानेंगे? डेफिनेटली यस बेटा, क्योंकि यहाँ पे सेल और एग्रीमेंट टू सेल दो चीजें आती है। क्या आती है बेटा? सेल और एग्रीमेंट टू सेल। क्या आती है? सेल और एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल का मतलब क्या होता है बेटा? सेल का मतलब ये होता है कि सेल हो चुका है। ए को परचेज करना था, फॉर एग्जाम्पल एसी। ए को परचेज क्या करना था? एसी परचेज करना था। किससे परचेज करना था? बी से परचेज करना था। तो ए ने एसी को परचेज किया और ए ने पेमेंट कर दिया। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेल हो चुका है। एग्रीमेंट का सेल का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट ऑफ सेल का मतलब ये होता है बेटा कि ए एग्री करता है बी से परचेज करने के लिए और बी एग्री होता है ए को सेल करने के लिए एट अ सर्टेन अमाउंट। तो उसे अपन बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। यानी कि यहाँ पे बायर में बायर जो खुद बाय कर चुका है वो भी आएगा एंड एग्रीमेंट टू बाय भी आएगा। क्या दिमाग में घुस रहा है? एकदम इजी वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर में दो चीजें आएगी। बायर में बेटा दो चीजें आएगी, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बायर में दो चीजें आएगी, एक तो बायर एंड एग्री टू बाय द गुड्स। एक तो जो ऑलरेडी बायर है जो बाय कर चुका है, और दूसरा कौन आएगा भैया? अगर अपन बात करें जो एग्री कर रहा है किसी चीज को बाय करने के लिए। सेम तरीके से सेलर में क्या होगा? एक बार सोचो सेलर में क्या होगा। भैया बी कौन था? सेलर था, ओके। एक तो भैया सेलर आएगा और एग्रीमेंट टू सेल आएगा। क्या समझ में आता है? सेलर और एग्री टू सेल दी गुड्स, जो एग्री हो रहा है कि हाँ मैं सेल करूंगा, ठीक है। अब आता है डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब होता है भैया यहाँ पे पोजीशन, पोजीशन ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन, ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन, उसको अपन बोलते हैं डिलीवरी। आप बोलोगे भैया डिलीवरी का तो चलो समझ में आता है, बट ये पोजीशन ऐसा क्यों लिखा? बेटा ओनरशिप में आएगा टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है?
ट्रांसफर ऑफ अ टाइटल, अब देखो आपको ना कुछ वर्ड से रिलेट करना पड़ेगा, फेमिलियर होना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ अ टाइटल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अ ओनरशिप। ओनरशिप और पोजीशन अलग चीज है। अब देखो मैं आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूँ। आपको अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घूमने जाना है, या आपकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी है, ठीक है, या आपकी नई नई शादी हुई है, अब आपको घूमने जाना है, बट अच्छी गाड़ी चाहिए आपको। आपके पास कार थी बट आपको चाहिए नहीं, फरारी चाहिए। आपने मेरे को कॉल किया, प्रतीक भैया अभी ना आपसे सीए फाउंडेशन के क्लासेस ले दे, ठीक है, तो यार इतना तो कर ही सकते हो ना कि आपकी फरारी मुझे घूमने के लिए चाहिए। मैं बोला ठीक है यार, नहीं लिए होते तो भी दे देता, कोई बात नहीं, ले जाओ, ठीक है। तो आप लेके गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हुआ। क्या मैंने आपको गाड़ी अपनी बेच दी है? नहीं बेची। ओनरशिप ट्रांसफर हुई है? नहीं हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीवरी मीन्स द वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। मेरे को कॉल मत करिएगा क्योंकि मेरे पास वैसे भी फरारी नहीं है। गुड्स, गुड्स आ जाओ आ जाओ, और आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सटर्नेबल क्लेम एंड मनी। अब देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवेबल प्रॉपर्टी ही यहां पे आती है भैया, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी। आप बोलोगे भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, हम उसको गुड्स नहीं मानेंगे? नहीं बेटा, सेल्फ गुड्स एक्ट के तहत नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वो आपका अदर एक्ट में कवर होता है, जो यहाँ पे कवर नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, और अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अब आप बोलोगे भैया आइला ये समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ सर, फिर से बोलो। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, पहले यहां तक समझो। ओके भैया, इतना समझ में आ गया कि गुड्स मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया, यस क्लियर। नेक्स्ट, अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी, मतलब कि एक्शनेबल क्लेम और मनी क्या है, मूवेबल है कि इमूवेबल? भैया वो तो मूवेबल है, तो क्या हम उसको गुड्स मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा है अदर देन, मतलब इसके अलावा वाले जितने भी मूवेबल है उसको अपन गुड्स मानेंगे। अब आप बोलोगे भैया मनी तो समझ में आता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्शनेबल क्लेम? अब मेरे को ये बताओ, मनी को कभी हम गुड्स मानते हैं? नहीं मानते भाई। अब मनी को गुड्स मानोगे तो परचेज क्या करोगे? समझ में आ रही है बातों को, ठीक है। अगर आप 500 रुपए की नोट को गुड्स मानोगे तो उसको कैसे परचेस करोगे? भैया 500 का नोट में 400 में खरीदूंगा, आइल्ला। 500 का गुड्स में 600 में खरीदूंगा, आइल्ला। ये क्या बात है? मतलब मनी आपका गुड्स नहीं है। दूसरा, आपका एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स नहीं है। अब आप बोलोगे एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो पैसे क्लेम करने के लिए। फिर से बोल रहा हूं, एक्शनेबल क्लेम का नाम से ही पता चलता है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई पर्चा, ऐसी कोई चीज जिसके कारण आप एक्शन ले सकते हो पैसे को क्लेम करके, पैसे को क्लेम करने के लिए, ठीक है। एक्शन ले सकते हो पैसे को क्लेम करने के लिए। अब बोलोगे भैया समझाओ, बिल्स, बिल्स रिसीवेबल होता है, उसे अपन बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। मतलब आपके पास राइट है एक्शन लेने का कि आप पैसे रिकवर कर सको, पैसे को क्लेम कर सको, उसे बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। चेक, आपको कोई चेक मिला है तो क्या आप एक्शन ले सकते हो? क्या एक्शन ले सकते हो? बैंक में जाके डिपॉजिट करवा सकते हो और क्लेम कर सकते हो पैसे, यस। तो इसे बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। अगर नहीं समझ में आता तो एग्जांपल के तौर पे आप यहां पे बेटा लिख ही लीजिए, बिल्स, बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल। और दूसरा आपका क्या होता है बेटा, चेक। क्या समझ में आया? हाँ, होंडा सिटी तो है, वो लिख आपके पास होंडा, हमारे पास होंडा सिटी नहीं है, ठीक है। हम आप जितने अमीर नहीं है, हमारे पास अमेज है, हाँ वो लेके जाइएगा। चलो आ जाओ, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। एक एक लाइन को ध्यान से शांति से पढ़ेंगे, कोई भैया जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आ जाओ, एंड इंक्लूड्स, अब देखो यहां से अलग चीज, अलग ही बवाल चल रहा है। एंड इंक्लूड्स मतलब कहां पे इंक्लूड होगा? ये इंक्लूड होने की बात कर रहे हैं कहां पे, गुड्स में। क्या इंक्लूड होगा? स्टॉक। अब मेरे को ये बताओ, क्या स्टॉक इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा भैया, क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो है वो गुड्स में इंक्लूड होगा। मतलब आपका स्टॉक जो है वो क्या है भैया? स्टॉक आपका क्या है? स्टॉक आपका गुड्स है। एंड शेयर्स, शेयर्स को भी गुड्स माना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए बोलता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और काफी एमसीक्यू बनते हैं। लोग भैया ना बौखला जाते हैं कि भैया शेयर्स को मैं क्या गिनूं। तो यस, योर शेयर्स आर गुड्स। शेयर्स एंड स्टॉक का मतलब है आपका क्लोजिंग स्टॉक, वो तो समझ में आता है, वो बहुत इजी है। बट आपका शेयर्स क्या है भैया? आपके शेयर्स भी आपके गुड्स है, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स भी आपका गुड्स है भाई।
ग्रास थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जो कोई चीज, अब इसको समझना ये क्या कहना चाहता है, ये बोलता है ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, ग्रास, ठीक है, सब समझ, वो तो अभी समझ में आता है ना, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जो चीज लैंड का पार्ट है या लैंड से अटैच है उसको भी हम गुड्स मानेंगे। आप बोलोगे भैया एग्जांपल देखो, लैंड का पार्ट क्या है, और उसकी जो मिट्टी होती है वो पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, तो उसको भी अपन गुड्स मानेंगे, क्योंकि उसका आप देखो, आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े, अब समंदर में से तो नहीं बोल सकते, बट जो नदियां होती है उसमें से रेत को निकाल के वो कंस्ट्रक्शन के लिए लेके जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपको भी सिंपली आपको अगर पता होगा, तो आपके घर पे या कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, तो वो ट्रैक्टर लेके वो आता है ना रेत डालने के लिए, तो वो कहाँ से लेके आता है, नदी में से लेके आता है, ठीक है, तो वो क्या है, रेत इज मतलब जो रेती आती है, मतलब जो होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लैंड, और वो भी अपना गुड्स बन जाएगा, ठीक है, तो वो सब चीजें क्या, अटैच टू का मतलब क्या होता है, अटैच टू मतलब जो लैंड से अटैच है, बट वो क्या है, वो क्या है, एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेल, इसका मतलब ये होता है कि अटैच टू लैंड है, ठीक है, बट उसको आप क्या करते हो, उसको आप क्या करते हो, रिमूव करते हो, सर्व्ड बिफोर द सेल मतलब सेल करने से पहले उसको आप निकाल देते हो लैंड से, जैसे कि आम की बात करें, तो आम जो है वो पेड़ से अटैच है, पेड़ क्या है, लैंड से अटैच है, इसका मतलब ये है कि आपके जो आम है वो लैंड से अटैच है, बट उसको हम गुड्स मानेंगे, क्यों, क्योंकि हम सेल करने से पहले उसको निकाल देते हैं, ठीक है, मतलब वो जब सेल कर रहे होते तब वो लैंड से अटैच नहीं होता, जब सेल करते तब लैंड से अटैच नहीं होता, अदरवाइज वो इमूवेबल में आ जाता, समझ में आ रही बात, तो वो यहाँ पे नहीं आता, बट अगर आप आम आपका गुड्स में आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्यों, पहली बात तो ये कि वो लैंड से अटैच है, बट बेचने से पहले आप उसे क्या करते हो, उसको निकाल देते हो, रीति को भी बेचने के पहले निकालते हो, हाँ, और आप इसे क्या करते हो, फ्रूट को भी बेचने से पहले निकाल देते हो, लैंड से अटैच नहीं करते हो, हाँ, ठीक है, तो वो क्या चीज होता है, वो आपका गुड्स में आएगा, यानी कि इसमें ये इतना क्यों क्लियरली लिखना पड़ा कि आप उसे क्या करते हो भैया, सेपरेट करते हो लैंड से, ये क्यों लिखना पड़ा, इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि अगर सिर्फ इतना लिखते, थिंग्स अटैच टू लैंड, अगर इतना लिखा होता तो भैया हाउस भी तो क्या बन जाता, हाउस भी क्या बन जाता, गुड्स बन जाता, क्यों, क्योंकि वो भी अटैच टू लैंड है, बट यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि घर को बेचने से पहले आप क्या करते हो कि जमीन से उखाड़ के बेचते हो कि भैया ले लो, भैया आप ऐसे करते हो, नहीं करते हो ना, ठीक है, तो वो नहीं आएगा, इसका मतलब ये होता है, फिर से पूरी डेफिनेशन शांति से एकदम चकाचक पढ़ेंगे, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है भैया, मूवेबल आएगी, मूवेबल नहीं आएगी, एकदम से क्लियर, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, इसका मतलब ये एक्शनेबल क्लेम एंड मनी जो है वो गुड्स में नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है, फिर क्या लिखा, एंड इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल, मतलब सेल करने से पहले उसे अपन क्या करते हैं, लैंड से सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं गुड्स की डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं गुड्स की डेफिनेशन के बारे में बात करूं, गुड्स की डेफिनेशन के बात, तो दो चीजें अपन लिख सकते हैं, एक तो इंक्लूड और एक आएगा आपका एक्सक्लूड, देखो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, यहाँ पे अपन लिखते हैं इंक्लूड, ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखते हैं एक्सक्लूड, तो सबसे पहली बात इंक्लूड में क्या आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा क्या आएगा, आपका स्टॉक आएगा, आपके शेयर्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, इसके बाद आपका और क्या चीज आएगा, देखो आज उसके बाद आपका आएगा ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, उसके बाद क्या आएगा, एक और चीज आएगा, थिंग्स अटैच, थिंग्स अटैच्ड और पार्ट ऑफ लैंड, बट उसमें कंडीशन क्या है, उसमें कंडीशन ये है, एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर सेल, एग्री टू बी, ओ माय गॉड मैंने कुछ अलग अलग क्लिक कर दिया क्या, नया पेज आ गया भाई, इधर से हम नहीं कर रहे थे क्लिक, दूसरे पे कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ भैया,
अब एक्सक्लूड में क्या आएगा, देखो भाई सुनो सुनो मेरे वीरू, आज मेरी कहानी। एक्सक्लूड में क्या आएगा, एक्सक्लूड में सबसे पहले आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा क्या आएगा मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम। आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा, एकदम से इजी, एकदम से क्लियर। गुड्स में क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, ठीक है। इंक्लूड क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, स्टॉक आएगा, शेयर्स आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास आएगा, थिंग्स अटैच टू और पार्ट ऑफ लैंड आएगा, बट एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल होना चाहिए। यहाँ पे एक्सक्लूड में क्या आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, मनी आएगा एंड एक्शनेबल क्लेम आएगा। तो ये चीजें एक्सक्लूड की जाती है। अगर आपको लिखना है तो आप कहीं पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, सुपर। आज लेट्स गो, ले लिया होगा ना स्क्रीनशॉट, रखो, ले लो रे, नाइट आउट पे जाना है। अरे हरामी बच्चों, आपके भैया ये ना एग्जाम की डेट आपको नहीं लगता कि यार ये नहीं रखनी चाहिए थी, मतलब यार फेस्टिवल के एक दिन पहले, एक दिन पहले मतलब बिल्कुल छू जाती है। कोई नहीं, जो है वो है भैया, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो मनी में क्या क्या चीज आती है, मनी पहले तो बताओ, मनी क्या आएगा, गुड्स में नहीं आएगा, बट मनी में क्या चीजें आएगी, क्या चीजें नहीं आएगी। मनी मीन्स करंट, करंट मनी इंक्लूड्स रेयर एंड ओल्ड कॉइन्स। अब देखो मनी का मतलब है जो करंटली चल रही है ना, वही मनी मानी जाएगी, ठीक है। जो बंद हो चुकी है उसके बारे में बात नहीं करें। एक्शनेबल क्लेम मींस द पर्सन कैन नॉट मेक अ प्रेजेंट यूज ऑफ और एंजॉय बट कैन रिकवर मींस ऑफ शूट और एक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, एक्शन ले सकता है पैसे को क्लेम करने के लिए। दस द डेट ड्यू टू मैन फ्रॉम अदर इट इज एक्शनेबल क्लेम एंड कैन नॉट बी सोल्ड एज अ गुड्स अल्दो इट कैन बी असाइन। मतलब आपके पास बिल है तो आप बिल को सेल नहीं कर सकते, आप उससे क्लेम कर सकते हो पैसा, ठीक है। चलो डन डन डन, लेट्स गो। फिर आता है डॉक्यूमेंट of title of the goods. It includes the bill of lading, dock warrant, warehouse keeper certificate, uh, where fingers certificate, railway receipt, warrant or order for delivery of the goods, and any other document used in ordinary course of the business as a proof of the possession or control of the goods। देखो यहाँ पे only possession नहीं लिखा, only possession नहीं लिखा, यहाँ पे दिख रहे हो और क्या है, कंट्रोल ऑफ द गुड्स। कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, ओनरशिप के हाथ में। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप पोजीशन और क्या, कंट्रोल ऑफ द गुड्स, मतलब ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स, ठीक है। आज अल्लाह ये कहां से आया, ओके हाँ बीच में गलती से ऐड हुआ था, ओके 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 आ जाओ। अब फ्यूचर गुड्स, अब देखो ना, अब मजा आएगा, अब मजे ही मजे। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है, फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय सेलर। गुड्स का मतलब ये होता है, फ्यूचर गुड्स का मतलब ये होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब ये कि एग्जिस्टिंग में वो गुड्स है, और फ्यूचर गुड्स का मतलब अभी गुड्स नहीं है बट वो फ्यूचर में गुड्स बनेगा। जैसे कि अगर आपने अगर आपको भैया एक क्या बोलते हैं, कस्टमाइज कार चाहिए, कस्टमाइज कार चाहिए, आपने टाटा को कॉल किया, हमको ना कस्टमाइज कार चाहिए, तो टाटा ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। मेरे को ये बताओ, आपका जो एग्रीमेंट हो जाएगा सेल का, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल तो बन जाएगा, आप बायर बन गए, ठीक है, मतलब एग्रीमेंट एग्री टू बाय बन गए, मतलब आप बायर में आ गए, वो एग्रीमेंट एग्री टू सेल में आ गए, मतलब वो सेलर बन गए। बट मेरे को ये बताओ कि क्या आपकी कार अभी एग्जिस्टिंग में है, भैया नहीं है, अभी तो प्रोड्यूस करना ही बाकी है, आपने बस कस्टमाइजेशन उनको दिया है, अब वो बनाना शुरू करेंगे फिर बनेगी। इसका मतलब ये होता है फ्यूचर गुड, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर गुड्स, मतलब टू बी मैन्युफैक्चर और टू बी प्रोड्यूस, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर गुड्स। दूसरा और एक्वायर्ड बाय सेलर, और एक्वायर्ड बाय सेलर। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो चीज चाहिए, आपको जो कार चाहिए, वो टाटा ने फॉरेन में लॉन्च की हुई है बट इंडिया में लॉन्च नहीं है। आपने बोला कुछ भी करो, मैं आपको ना डबल प्राइस देने के लिए रेडी हूं, बट मुझे वो कार चाहिए, मतलब चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, टाटा के पास वो गुड्स वैसे है बट अभी उनके पास है, उनके पास पोजीशन में अभी है नहीं है, मतलब उनके पास पोजीशन में नहीं आया। अब उनके पास अभी नहीं आया मतलब फ्यूचर में आएगा, तो उसे भी अपन क्या बोलेंगे, फ्यूचर गुड्स। एक्वायर्ड बाय सेलर, मतलब अभी तक सेलर ने एक्वायर नहीं किया है, ठीक है, अभी तक सेलर ने एक्वायर नहीं किया है, ठीक है। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको मिल जाएगा सीए प्रतीक 25, सीए प्रतीक 25, ठीक है।
ठीक है, तो इसमें मैं अभी अकाउंट्स का शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो अकाउंट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, फ्यूचर गुड्स का मतलब समझ में आया, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय सेलर, ठीक है। टू बी को फोकस करना है, तो मैं टू बी को हाईलाइट करूंगा, इट्स टू बी। लेट्स गो। प्राइस के बारे में बात करते हैं, मींस द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। मनी कंसिडरेशन मतलब भैया किसी चीज को परचेज या सेल करने के लिए जो मनी कंसिडरेशन डिसाइड किया उसे अपन क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मींस जनरल प्रॉपर्टी इन अ गुड्स एंड नॉट मियरली इन अ स्पेशल प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। अब प्रॉपर्टी में वही प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी जिसकी ओनरशिप आपके पास है। अब मेरे को ये बताओ, ओनरशिप नहीं है, क्या आप उसे सेल कर सकते हो? अरे भैया नहीं कर सकते। मतलब यहां पे जो बात करी जा रही है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी मींस ओनली जनरल प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप। जनरल मतलब ओनरशिप, ओनरशिप, ठीक है। एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यू हैव अ पोजीशन बट यू डोंट हैव अ राइट टू ट्रांसफर। मतलब यहां पे बात करें, यू हैव ओनली पोजीशन, यू हैव ओनली पोजीशन। अब मेरे को ये बताओ, मैंने आपको कार यूज करने दी, तो वो आपके लिए स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जनरल प्रॉपर्टी? अरे भैया स्पेशल प्रॉपर्टी है। आप उसे यूज कर रहे हो, या मैंने आपको लीज पे दी, लॉन्ग टर्म लीज पे दे दिया। अब आपको मैंने लीज पे दे दिया, दैट्स योर स्पेशल प्रॉपर्टी। आपके पास उसका पोजीशन है, आप उसे यूज कर सकते हो बट यू कैन नॉट सेल, तो उसे बोलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के मीनिंग में ओनली जनरल प्रॉपर्टी को इंक्लूड करेंगे, मतलब आपके पास ओनरशिप है वही प्रॉपर्टी, आपके पास पोजीशन है वो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के डेफिनेशन, जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। जनरल प्रॉपर्टी के ऊपर आप ओनरशिप लिखोगे और स्पेशल प्रॉपर्टी के ऊपर आप लिखोगे यू हैव ओनली पोजीशन, मतलब आपके पास क्या है सर, पोजीशन। चलो, स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बात करते हैं। गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड, मतलब आपको, आप क्या क्या, आप गए भैया फॉर एग्जांपल, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो, ठीक है, आपको चाहिए साइकिल, आपको गियर वाली साइकिल परचेज करनी थी। आप एक साइकिल वाले के पास गए और आपने बोला भैया मेरे को ना एक गियर वाली मस्त चाहिए, ठीक है, साइकिल। तो आपने उसको बोला, तो उसने काफी सारे अलग अलग आपको साइकिल्स दिखाई, ठीक है। आप सारी साइकिल्स देख रहे थे कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, ठीक है। और आपने फिर बोला मुझे ना ये वाली साइकिल चाहिए, मतलब आपका गुड्स आइडेंटिफाई हो गया एंड एग्री भी हो गए सेल करने के लिए। आपने बोला मुझे ये साइकिल चाहिए, वो बोला ठीक है मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ, आप भी उस प्राइस पे बाय करने के लिए रेडी हो। इसके उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, मतलब गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड, मतलब आपने गुड्स आइडेंटिफाई किया मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, उसे बोलते हैं गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड, उसे अपन बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। चलो आ जाओ, अब डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, a contract of sale of the goods is a contract whereby the seller transfer or agree to transfer, seller transfer or agree to transfer the property in goods to buyer for a price। सिंपल सा मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब ये होता है कि सेलर ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, या तो एग्री टू ट्रांसफर, एग्री हो रहा है ट्रांसफर करने के लिए किसी गुड्स को फॉर अ प्राइस, फॉर अ प्राइस, प्राइस के लिए कोई सेलर गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है या तो एग्री कर रहा है ट्रांसफर करने के लिए, तो उसे अपन बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल, ठीक है। वहां पे आता है दो तरीके से, एक सेल और एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट में दो आएगा, एक आएगा सेल और एक आएगा एग्रीमेंट टू सेल। सेल मतलब भैया दोनों ने अपना काम कर दिया, मतलब आपने बाइसिकल परचेज कर दी, ठीक है, आपको बाइसिकल मिल गई और आपने पेमेंट भी कर दिया, उसे बोलते हैं सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है, आपने बोला ये ग्रीन कलर है, मुझे इसमें ना रेड कलर चाहिए। आपने क्या बोला, ये ग्रीन कलर की साइकिल है, मुझे रेड कलर में चाहिए। तो आपने क्या कहा, ठीक है, तो आपने आपने एग्री कर दिया परचेज करने के लिए, सामने वाला एग्री हो गया सेल करने के लिए, तो उसे बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। मतलब मुझे ये बताओ कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहां पे हो चुका है, सेल में। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहां पे हो चुका है, सेल में। एग्रीमेंट टू सेल में किसी एक या दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस करना बाकी है, इसीलिए सेल को बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अबे याद है, एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका है भैया, सेल को बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। और एग्रीमेंट टू सेल को बोलेंगे एग्जीक्यूटरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटरी, एक और दोनों पार्टी का भैया परफॉर्मेंस बाकी है, उसे अपन बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। तो एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एक या दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस बाकी होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटर, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। आप कहीं पे लिखना चाहो तो मत लिखना, क्यों, क्योंकि मैं आगे डिफरेंस में ये लिखवा दूंगा, ठीक है, अगर नहीं होगा तो लगभग तो मिल ही जाएगा, ठीक है। आ जाओ, where under the contract of the property the goods in a transfer to the seller to the buyer, the contract is called as a sell,
ठीक है, also called agreement of sale, where the property in the goods, legal ownership of the goods is to be transferred to the buyer the some goods or the fulfillment of the certain condition, the contract of sale is called agreement to sell। ठीक है, अगर आपने कोई ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए किया हुई एग्रीमेंट किया है, फ्यूचर में ट्रांसफर करना है, तो उसे अपन बोल देंगे एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल इज कॉल्ड एज अ कंडीशनल सेल। आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखे, एग्रीमेंट टू सेल इज कॉल्ड एज अ conditional sell, where an agreement to sell provides that the ownership of the goods shall be transferred at a some future date, transferred at some future date, क्या ओनरशिप को। ठीक है, इट बिकम्स अ सेल व्हेन द डेट अराइव्स, जब डेट आएगी तब सेल बनेगा, जब डेट आएगी जिस दिन पे ट्रांसफर करना है उस दिन पे वो सेल बन जाएगा। इफ द ओनरशिप इज टू बी ट्रांसफर्ड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, द एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल व्हेन दोस कंडीशन फुलफिल। मतलब अगर आपने कोई कंडीशन पे रखा हुआ है, अगर आपने ट्रांसफर्ड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सब कंडीशन, सेल बिकम सॉरी एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल ओनली व्हेन कंडीशन फुलफिल। मतलब अब देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने बाइसिकल वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल किया, क्या किया, एग्रीमेंट टू सेल। उसने बोला कि मैं सेल करूंगा, आपने बोला मैं बाय करूंगा। ठीक है, आपने बोला मुझे एग्जैक्ट फिफ्थ को, नेक्स्ट जो फिफ्थ डेट आ रही है उस फिफ्थ को मुझे क्या चाहिए, मुझे ये रेड कलर की बाइसिकल चाहिए। आप रेडी हो गए, ठीक है, आपने बोला कि अगर फिफ्थ को नहीं मिलेगा तो मैं परचेस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फिफ्थ को भैया चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है, वो बोला ठीक है मैं ला के दूंगा। अब ये एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया, एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया, आपने फिफ्थ को कॉल किया, वो बोला बाइसिकल नहीं आई, तो कंडीशन फुलफिल हुई नहीं हुई है। वो बोला ग्रीन कलर की है, ब्लैक कलर की है, व्हाइट कलर की है, बट रेड कलर की नहीं है, मतलब रेड कलर की जो आपको स्पेसिफिक चाहिए थी वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। इसका मतलब ये होता है कि ये एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहता है, वॉइडेबल रहता है। याद है आपके ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, अभी पढ़े थे, बहुत टाइम नहीं हुआ है। ट्रांसफर टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, अगर कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो सेल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, अभी आपको समझ में आना चाहिए, सेल मतलब हो चुका है, एग्रीमेंट टू सेल होने वाला है। ठीक है, आ जाओ। इन केस ऑफ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी द ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर इज इमीडिएटली, मतलब ये भैया ट्रांसफर, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इमीडिएटली है, और ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कब होगा, फ्यूचर डेट पे होगा। मतलब बाइसिकल सेल में आप तुरंत लेके जा रहे हो, और फ्यूचर सेल, अरे एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, फ्यूचर डेट पे आपको मिलने वाली है वो चीज होती है। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों ने परफॉर्म कर लिया, और एग्जीक्यूटरी एक और उससे ज्यादा पार्टी का परफॉर्म करना बाकी है। ठीक है, परफॉर्मेंस इज पेंडिंग फॉर वन और मोर पार्टी, लिखना हो तो लिख सकते हो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। अब देखो वैसे आपको आगे दिया हुआ है, बट आप यहाँ पे क्यों लिखोगे, इसीलिए लिखोगे क्योंकि आपको वो आगे जाके पढ़ना ना पड़े। परफॉर्मेंस ऑफ वन और बोथ पार्टीज, बोथ पार्टीज, परफॉर्मेंस ऑफ वन और बोथ पार्टीज पेंडिंग, इज पेंडिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या है, इट क्रिएट्स राइट इन रैम। अब देखो ना बहुत मजेदार है राइट इन रैम, और यहाँ पे राइट इन पर्सोनम। अब देखो सिंपल सी बात मुझे ये बताओ, सेल में क्या होता है, आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है, हाँ भैया आ जाती है। अब देखो आपके पास सेल में बाइसिकल उसी दिन आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। अब मेरे को ये बताओ, उस बाइसिकल के साथ आप खेलो, झूमो, नाचो, गाओ, ठीक है, जो करना है करो, तुम्हें क्या। तो भैया आप राइट इन रैम को वही बोलते हैं, जो अनुपमा डायलॉग आती है ना, जो एकदम दिमाग खराब कर देती है, वही डायलॉग। ठीक है, ठीक है, कि मैं साइकिल के साथ खेलूं, नाचूं, गाऊं, किसी और को दूं, मैं यूज करूं, मैं ना करूं, उसको कबाड़ी में बेचूं, मैं ना बेचूं, उसको सजा के घर पे रखूं, मैं घूमूं ना घूमूं, टायर पंचर करूं ना करूं, तुम्हें क्या। वो चीज है राइट इन रैम, मतलब आप उस गुड्स के साथ कुछ भी कर सकते हो भैया, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि गुड्स आपका है, मतलब आपके पास पूरे वर्ल्ड के सामने राइट है। ऐसा बोल सकते हो कि साइकिल के पास, साइकिल में आप कुछ भी कर सकते हो भैया, साइकिल पे आप कुछ भी कर सकते हो साइकिल के साथ, वो भैया आपका राइट है, उसे बोलते हैं राइट इन रैम, राइट इन रैम। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और राइट इन पर्सोनम क्या होता है,
एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि आपके पास राइट होता है कि सामने वाले पर्सन से गुड्स को क्लेम करना, सामने वाले पर्सन से गुड्स को क्लेम करना या तो पैसे को क्लेम करना। फॉर एग्जांपल इफ यू आर परचेसिंग तो आपके पास राइट क्या है, आपके पास एक ही पर्सन के सामने राइट है, मतलब एक पर्सन के सामने राइट है, एक स्पेसिफिक पर्सन के सामने राइट है कि आप उससे गुड्स क्लेम कर सकते हो, पैसा क्लेम कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं राइट इन पर्सन। और राइट इन रैम का मतलब क्या होता है कि आप उस गुड्स का कुछ भी कर सकते हो, यू हैव राइट, आपके पास राइट है कि आप पूरी दुनिया के सामने कुछ भी कर सकते हो उस गुड्स का, मतलब सिंपल सी बात है कि आपके पास पूरा राइट है। यहाँ पे गुड्स के लिए आपका अनलिमिटेड राइट है, आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे एक पर्सन के सामने ही राइट है आपके पास, उसे बोलते हैं गुड्स इन पर्सन। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट वन, द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। मतलब अगर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल होगा इवन इफ गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द सेलर। यानी कि अब देखो, आप बाइसिकल परचेस करने गए, आपने बाइसिकल को परचेस कर लिया, ठीक है, आपने बोला ठीक है 10,000 की, आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया, उसने बोला लेके जाओ कोई बात नहीं है, ठीक है, आपने बोला अब यहाँ पे रखो, मैं 2 दिन के बाद लेके जाऊंगा, मैं 2 दिन के बाद लेके जाऊंगा, आप यहाँ पे रखो। अब मेरे को ये बताओ ओनरशिप किसकी है, बायर की, मतलब आपकी ओनरशिप हो गई क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया, सेल हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल नहीं है, ये सेल है, आपकी ओनरशिप हो चुकी है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब उस गुड्स को कुछ भी हो तो रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, मतलब अगर उस गुड्स का भैया कुछ भी हो जाए तो रिस्पॉन्सिबल कौन, इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, सेलर के पास वो गुड्स पोजीशन में पड़ा है तो भी बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। देखो पहले पहली लाइन, बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। क्यों, क्योंकि ओनरशिप, देखो भैया सिंपल सी बात है, रिस्क उसी का रहेगा जिसका ओनरशिप है, रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप एक ही साथ में ट्रांसफर होता है, मतलब अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुई तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ एग्रीमेंट टू सेल में क्या बाइसिकल सेल हुई है, नहीं हुई है, एग्रीमेंट हुआ है कि मैं 2 दिन के बाद परचेस करूंगा, ठीक है। अब आपने बोला कि ये रेड वाली है ना बाइसिकल, ये रखना, मैं परचेस करूंगा, डेफिनेटली परचेस करूंगा, आपने एग्रीमेंट भी बना दिया सेल का, परचेस का, ठीक है कि भैया मैं परचेस करने वाला हूं, ठीक है। अब देखो, अब उसके गोडाउन में आग लग गई, तो बोला अभी भैया आप जो बोल रहे थे ना परचेस करोगे आप मुझे पैसे दे देना क्योंकि वो तो जल गया, आप बोलोगे भैया मेरी ओनरशिप ही नहीं हुई, ओनरशिप आपकी थी, मैं तो 2 दिन के बाद परचेस करने वाला था, भैया ओनरशिप आपकी तो रिस्क भी आपका, समझ में आया, ठीक है। द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन, इवन गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द बायर। अगर उसने मेरे को पोजीशन दे दिया तो भी ठीक है, ओनरशिप तो नहीं थी ना, ठीक है, बोला एक काम करो आप 2 दिन के लिए चलो, अब 2 दिन के लिए चलो, आपको कैसी लगती है, मस्त लगती है, फिर आप परचेस करो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला ठीक है मैं 2 दिन के बाद परचेस कर ही लूंगा, बट फिर भी वो फ्री ट्रायल के लिए मेरे को दिया, अब मेरे को फ्री ट्रायल के लिए दिया, ठीक है, और उस टाइम पे भैया कुछ हो गया तो भैया क्या होगा, तो किसका लॉस होगा, तो भी सेलर का ही लॉस होगा। क्यों, क्योंकि ओनरशिप जिसकी उसका रिस्क, ओनरशिप जिसकी इसका रिस्क, ठीक है। हाँ, अभी अगर आप कोई भी टेस्ट ड्राइव लेते हो ना तो आपको कहीं पे साइन करवाते हैं कि अगर कुछ भी लॉस हुआ तो आपको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज 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 क्या माना जाता है, अदरवाइज माना जाता है कि जिसका ओनरशिप उसकी रिस्क, इसीलिए आपको साइन करवाते हैं। आपको याद है अगर आप कहीं पे भी टेस्ट ड्राइव लेने जाओगे, कार का टेस्ट ड्राइव लेने जाओगे तो आपको पहले साइन करवाएंगे, ठीक है, तो उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया अल्लाह ये तो हमको फंसा रहा है भाई, पूरी दुनिया मिलकर हमको पागल बना रही है। अब सेल का मतलब क्या होता है, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, सेल का मतलब ये होता है, अब देखो सेलर दूसरी बार उसको गुड्स को सेल नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब आपने अगर मेरे को सेल कर दिया, आपने मेरे को सेल कर दिया, ठीक है, कि भैया आपका ना, ठीक है, मैंने आपको पेमेंट कर दिया, ठीक है, आपने मेरे को सेल भी कर दिया कि आपका आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप फोन बेच रहे हो, तो आपने मेरे को आईफोन 14 बेच दिया, मैंने आपको पेमेंट भी कर दिया, मैंने बोला एक काम करो अभी मैं अहमदाबाद हूँ, मैं 2 दिन के बाद मुंबई आने वाला हूँ, मैं वहां से कलेक्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पास रखो, और मैं जब मुंबई में पहुंचा मेरे को पता चला आपने किसी और को बेच दिया, ला ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ओनरशिप मेरी थी, आपके पास कोई भी राइट नहीं है उस चीज को सेल करने का, समझ में आया, क्योंकि भैया ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो आपके पास अभी कोई भी राइट नहीं है, बट एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो सेलर दूसरे पर्सन को बेच सकता है, बट अगर वो बेचेगा, अगर फॉर एग्जांपल बाइसिकल की बात करें, आपने बोला 2 दिन के बाद परचेज करूंगा, एग्रीमेंट भी हो गया, आप रेडी भी हो गए, ठीक है, और आपने फर्स्ट क्लास रेडी होके 2 दिन के बाद गए और बोला मैंने तो दूसरों को सेल कर दिया, तो आप उसे क्या कर सकते हो, ढाई ढाई शू कर सकते हो, किसके लिए भैया, शू कर सकते हो कि एक काम करो भैया मेरे को जितना लॉस हुआ वो आप मुझे भरपाई करके दो, आपने सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इन केस क्यों, क्योंकि ओनरशिप आपकी नहीं थी ना, उसकी थी, तो वो कुछ भी कर सकता है, बट आप उसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। इफ सब्सिक्वेंट बायर मेक
टेक्स इन अ गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन, मतलब दूसरे पर्सन ने, सब्सिक्वेंट बायर मतलब दूसरे बायर ने उसको सही तरीके से परचेस किया हुआ है और फॉर कंसिडरेशन प्राइस देके परचेस किया हुआ है, ही गेट्स अ गुड टाइटल, मतलब उस बायर को गुड टाइटल मिलेगा। गुड टाइटल का मतलब ये होता है कि वो सही ओनर माना जाएगा, उस गुड्स का वो सही ओनर माना जाएगा। ठीक है। द ओरिजिनल बायर, मतलब आपकी बात चल रही है, मे ओनली शू द सेलर फॉर डैमेजेस, मतलब अगर आपको डैमेज हुए तो आप उसे सेलर से क्या कर सकते हो भैया, शू कर सकते हो, मतलब केस ठोक सकते हो। ठीक है। एसबीसी का एसबीसी फॉर यू, एसबीसी फॉर यू टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। प्रतीक, सीए प्रतीक टक्कर का सीए प्रतीक 25, सीए प्रतीक 25 तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहां पे भी सर्च करोगे यही मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, भैया गुड्स क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, द लॉस विल बी बोर्न बाय बायर, लॉस कौन बेयर करेगा, बायर बोर्न करेगा, सिंपल सी बात है भैया, ओनरशिप जिसकी रिस्क उसका। ठीक है। ठीक है, ये तो आ नहीं गया यार, इवन पोजीशन में वो उसकी पोजीशन में तो भी ठीक है, द लॉस विल बी बोर्न बाय सेलर, ये तो आ गया ना, आई थिंक यही चीज लिखा हुआ है भाई। हाँ यही फोर्थ वाला पॉइंट ही सेम है, सिक्स्थ वाला कोई डिफरेंस नहीं है खास। ठीक है, तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो, सेम पॉइंट है, सेम लाइक अ फोर, शेम शेम एक नंबर का शेम शेम। आ जाओ अब सेवेंथ वाला पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा सेवेंथ वाला, इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर द पेमेंट। अब देखो सेल में क्या होता है, सेल में क्या होता है, आपने बाइसिकल परचेस कर ली, ठीक है, बाइसिकल परचेस कर ली, आप पेमेंट करने वाले थे, बट उसके पहले आप क्या हो गए, इंसॉल्वेंट, बिकम इंसॉल्वेंट, बायर बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब बायर के पास अब कुछ भी 1 रुपया भी नहीं है पैसा देने के लिए, बट ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप तो आपकी होगी, मतलब बाइसिकल तो आपकी हो चुकी है बट पेमेंट करना बाकी है, तो क्या होगा, द सेलर हैज डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर अनलेस ही इज लीन। अब सेलर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, सेलर उसके ऑफिशियल रिसीवर को क्या करेगा, गुड्स को डिलीवर करेगा और उससे पैसा क्लेम करेगा। अगर डिलीवरी नहीं हुई तो, अगर हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है। अब ओनरशिप हो चुकी है तो पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बायर की ओनरशिप है। सिंपल सी बात समझो, आपको बाइसिकल परचेज करनी थी, आपके पोजीशन में आ चुकी है, आपके पास वो बाइसिकल आ चुकी है, आपको पेमेंट करना था बट आप इंसॉल्वेंट हो गए, आपके पास पैसा नहीं है, आप इंसॉल्वेंट हो गए भैया। ठीक है, इंसॉल्वेंट इनकॉम्पिटेंट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, हाँ भैया, मतलब आपसे तो वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब वो किससे रिकवर करेगा, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल ऑफिशियल रिसीवर यहाँ पे लिखा है तो वो भी आप बोल सकते हो, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो क्या करेगा, पैसे को रिकवर करेगा। और अगर आपको पोजीशन देना बाकी है तो वो पोजीशन भी किसको देगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि ओनरशिप आपकी है तो वो खुद तो रख नहीं पाएगा। ठीक है, अब इसमें एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में अगर आपने बोला कि मैं परचेस करूंगा 2 दिन के बाद और बीच में 2 दिन के बीच में ही आप इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गए, तो अब सेलर क्या करेगा, सेलर ओनरशिप किसकी है, सेलर की है, तो सेलर क्या बोलेगा, अब मुझे बेचना ही नहीं है भाई, ना आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बेचना है, ना मुझे उससे रिकवर करना है, तो सेलर मे रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू ऑफिशियल रिसीवर। समझ में आ गया, हाँ भैया। नेक्स्ट वन, अब देखो यहाँ पे था बायर इंसॉल्वेंट, अब सेलर इंसॉल्वेंट हो गया। इफ सेलर बिकम इंसॉल्वेंट आफ्टर द पेमेंट ऑफ द प्राइस, मतलब हमने पेमेंट कर दिया साइकिल वाले को, भैया वही लुढ़क गया, इंसॉल्वेंट हो गया, लुढ़क गया मतलब मर नहीं गया, इंसॉल्वेंट हो गया भाई, तो क्या करेंगे, द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर, मतलब बायर ऑफिशियल रिसीवर से क्या कर सकता है भैया, गुड्स को क्लेम कर सकता है। उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे हम बोलेंगे भैया हमको साइकिल दो, हमने पैसा दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेलर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, हमें किसी से परचेस करना था, हम 2 दिन के बाद गए, आइला पुलिस गड़ी और बोले इंसॉल्वेंट है एकदम, इसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे बाय नहीं करेंगे, बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स, हम क्लेम तो नहीं कर सकेंगे ना, क्यों, क्योंकि हमने पैसा ही नहीं दिया। हम भी मतलब चलती गंगा में अपने, ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोने लग जाएंगे। ठीक है, काफी सारे लोग पैसे रिकवर करने आए, हम भी बोलेंगे हमको साइकिल दो, हमको साइकिल दो, हम बोलते परचेस करेंगे परचेस करेंगे, वो एक कान के नीचे बजाएगा, बोला पैसा दिया है, हम बोलेंगे नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले पैसा दो फिर लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने गुड्स को क्लेम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने पैसा नहीं दिया, हमारा ओनरशिप नहीं था, ओनरशिप किसका था, उसका था। बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स, ही कैन ओनली क्लेम द रेटेबल डिविडेंड फॉर द अमाउंट पेड बाय, अगर उसने कोई पेमेंट कर दिया था, अब बोला भैया 10,000 की साइकिल है, 2,000 देके गए, तो वो 2,000 की रिकवरी आप मांग सकते हो, बट पूरा गुड्स नहीं मांग सकते हो। समझ में आया। ठीक है, सेल इज लायबल फॉर टैक्स, अगर सेल होगा तो टैक्स होगा ना, तो सेल इज लायबल फॉर टैक्स, एग्रीमेंट टू सेल में कोई भी टैक्स नॉट लायबल फॉर एनी टैक्स। आई होप आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। आज अब डेफिनेशन ऑफ द गुड्स के बारे में बात कर देंगे। डेफिनेशन ऑफ द गुड्स, गुड्स हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2, ठीक है,
टाइप्स ऑफ द गुड्स के बारे में बात करते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड्स मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, फिर भी अपन यहाँ पे दिया होगा पढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब अभी वो गुड्स एग्जिस्टिंग में है। फ्यूचर गुड्स जो फ्यूचर में आने वाला है। कंटिंजेंट गुड्स आपको बहुत तगड़ी तरीके से समझाएंगे आगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स जो एग्जिस्टिंग है, अभी एग्जिस्टिंग है, उसको अपन बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। गुड्स ओन एंड possessed by the seller at the time of the ओन एंड possessed by the seller, मतलब ओनरशिप भी है, पोजीशन भी है। ओनरशिप भी है, पोजीशन भी है। देखो ओनरशिप होगी उसकी, बट पोजीशन नहीं होगा तो वो फ्यूचर गुड्स में जाएगा। याद है एक्वायर्ड लिखा था, ठीक है। देखो आ जाओ, मेरे को दिखाना पड़ेगा। आप ना गजनी बच्चे, एक नंबर के गजनी 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 गजनी, आ जाओ रे। कहा गया फ्यूचर गुड्स? ये देखो यहाँ पे लिखा टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, ठीक है। चलो उसको छोड़ देते। एक्वायर्ड बाय सेलर दिख रहा है, एक्वायर्ड बाय सेलर मतलब हो सकता है कि उसकी ओनरशिप है बट अभी उसने एक्वायर नहीं किया, मतलब पोजीशन नहीं है। अगर पोजीशन नहीं है तो भी वो फ्यूचर गुड्स में जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर गुड्स का मतलब ये होता है कि अगर उसके पास पोजीशन नहीं है, उसके पास अभी पोजीशन नहीं है, इवन ओनरशिप है बट पोजीशन नहीं है, तो भी फ्यूचर गुड्स में जाएगा। उसके पास पोजीशन होगा तो ही वो एग्जिस्टिंग में जाएगा। यहाँ पे मैटर क्या करता है फ्यूचर एंड एग्जिस्टिंग में? पोजीशन। पोजीशन है एग्जिस्टिंग गुड्स, पोजीशन नहीं है फ्यूचर गुड्स। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या बोले? ए भाई आ जाओ रे। एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। ठीक। अब देखो ये भी समझना बहुत जरूरी है। सेलर में हैव अ पोजीशन बट मे नॉट हैव ओनरशिप ऑफ द गुड्स, तो उसको भी हम एग्जिस्टिंग गुड्स ही मानेंगे। हो सकता है कि उसके पास पोजीशन है बट क्या नहीं है? ओनरशिप नहीं है, ठीक है। आ जाओ। अब क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स। सबसे पहले पढ़ते हैं स्पेसिफिक गुड्स। तो देखो किसी चीज आपको स्पेसिफिक परचेस करनी है ना, यही चाहिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। यही चाहिए स्पेसिफिक गुड्स। एसर्टेन आप बोलते हैं भैया ये वाला चीज देना, एसर्टेन। अनएसर्टेन कोई भी दे दो उसमें से, अनएसर्टेन, ठीक है। फिर भी अपन पढ़ते हैं बहुत तगड़ी तरीके से एग्जांपल के साथ। लेट्स गो। स्पेसिफिक गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप आइडेंटिफाई किए हो, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स भी समझा दिया था, आगे आया था, ठीक है। फिर भी यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ द, आपने आइडेंटिफाई किया यही चीज मुझे चाहिए, यही स्पेसिफिक चीज मुझे चाहिए, उसे बोलते हैं आइडेंटिफाइड। यानी कि आप क्या भैया? स्पेसिफिक गुड्स। आपने स्पेसिफिकली बोला मुझे यही गुड्स चाहिए, यानी आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। In the case of the sale of the one table out of 25 table, the goods shall be specific if the table is selected before the contract of the sale। मतलब अगर 25 टेबल है, उसमें से आपको एक टेबल परचेस करना है, मतलब सभी अलग अलग तरीके के टेबल है या सेम भी टेबल है, ठीक है। उसमें से आपने एक टेबल को सिलेक्ट कर दिया। इफ द टेबल इज सिलेक्टेड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आपने बोला मुझे यही वाला चाहिए, मुझे यही टेबल चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। अच्छा अच्छा, फिर क्या बोला है? फिर क्या बोला है? अच्छा, फिर क्या बोला? फिर बोले भैया एसर्टेन गुड्स। एसर्टेन गुड्स, ठीक। एसर्टेन गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब देखो आइडेंटिफाइड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होगा? देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। सुनो 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 मेरे वीरू। आइडेंटिफाइड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब सेल का कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले बोला कि यही टेबल चाहिए भाई, तू बेचेगा? वो बोलेगा हाँ, तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। बट आपने पहले एग्रीमेंट कर लिया कि मुझे एक टेबल चाहिए, वो बोला ये सब टेबल है, ठीक है, इसका ये रेट है, आपने बोला ठीक है, इस 25 में से मैं कोई भी परचेस कर लूंगा, ठीक है। आपने सेल का एग्रीमेंट कर दिया, फिर आपने स्पेसिफाई किया मुझे यही वाला चाहिए, ये देना मेरे को, वो बोला ठीक है मैं तुमको ये दूंगा। तो पहले एग्रीमेंट हो चुका था, हाँ भैया, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया, हाँ भैया, तो इसको हम बोल सकते हैं आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड आफ्टर, आइडेंटिफाइड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बहुत इजी लग रहा है ना? अभी आपको देखो समराइज करोगे ना, जितना समराइज करोगे उतना इजी लगेगा, ठीक है। आ जाओ।
एसर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, ठीक है। अब इसको अपन ने क्या किया है, इसको भी क्लासिफाई किया है। अपोर्शन गुड्स may be further classified as apportioned goods and unapportioned goods. Even the goods are same, the identify of the goods packets, lots of otherwise has to be allotted to a specific buyer. Goods are normally apportioned by the seller and the buyer agrees. Buyer can claim him if apportioned goods with the consent of the seller. However, all the goods has to be ascertained and the apportion before the transfer of the goods. ठीक है, अपोर्शन का मतलब क्या होता है कि उसको अपोर्शन किया जाता है, हाँ हम उसको देंगे, ठीक है। अब देखो आपने आइडेंटिफाई तो किया, आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे यही टेबल चाहिए, बट जब सेलर एग्री होगा तो उसे अपन बोलेंगे अपोर्शन। इवन द गुड्स आर द सेम, द आइडेंटिफाई ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स इन अ पैकेट्स, लॉट्स और अदरवाइज हैज टू बी अलॉटेड टू अ स्पेसिफिक बायर। मतलब इवन सेम है तो भी उसमें से कोई चीज अगर आपको स्पेसिफिकली अलॉट हो जाती है। गुड्स आर नॉर्मली अपोर्शन बाय द बायर। नॉर्मली गुड्स क्या होता है, बायर अपोर्शन करता है। नॉर्मली गुड्स आर अपोर्शन बाय द सेलर एंड द बायर एग्री। और बायर क्या होता है, एग्री होता है कि हाँ भैया ठीक है मैं ये परचेज करूंगा। मतलब उसने कहा कि ये लेके जाओ और आपने बोला ये सबसे बेस्ट, उसने बोला ये सबसे बेस्ट है, आपने बोला ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, सेलर नॉर्मली क्या करता है, अपोर्शन करता है। बायर कैन हिमसेल्फ अपोर्शन गुड्स विद द कंसेंट ऑफ सेलर। और बायर खुद भी क्या कर सकता है, बायर कैन हिमसेल्फ अपोर्शन द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। मतलब आप खुद भी बोल सकते हो क्या यार मैं ये लेके जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 25% में ये ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो बोलेंगे हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं। तो ऑपरेशन दो तरीके से होता है, नॉर्मली सेलर बायर को देता है बट बायर भी क्लेम कर सकता है कि क्या मैं ये लेके जाऊं, तो वो भी हो सकता है। तो असर्टेन में दो चीज आती है, अपोर्शन और अनअपोर्शन। अपोर्शन अनअपोर्शन। चल आ जा, ठीक है। फिर आता है अनसर्टेन गुड्स। क्या होता है अनसर्टेन गुड्स? when the goods are not separately identified or ascertained at the time of making the contract of the sale। not separately identified or ascertained मतलब आपने भैया ना तो आपने सेपरेटली आइडेंटिफाई किया है या एसरटेन किया है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, उसे अपन बोलेंगे अनएसरटेन गुड्स। व्हेन द बायर डज नॉट सिलेक्ट द गुड्स, बायर डज नॉट सिलेक्ट द गुड्स, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं अनएसरटेन गुड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेल ऑफ 20 एग्जांपल पढ़ रहा हूं मैं, एग्जांपल को पढ़ रहा हूं, आ जाओ। सेल ऑफ 25 चेयर्स फॉर एन ऑफिस आउट ऑफ 200 लॉट्स। 200 में से आपको 25 लेने थे, ठीक है, और आपने कोई उसमें चूज नहीं किया, बोला कोई भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे अपन बोल देंगे अनएसर्टेन गुड्स, ठीक है। तो आ जाओ, नॉट आइडेंटिफाइड, तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। आइडेंटिफाई बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल स्पेसिफिक गुड्स, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एसर्टेन गुड्स। अब आपने आइडेंटिफाई नहीं किया उसे बोलेंगे अनएसर्टेन गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर गुड्स। आई होप आपको वैसे समझ में आ गया होगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। फ्यूचर गुड्स, इट मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। मतलब सेल का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा या उसके पोजीशन में आएगा, उसे अपन बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। फिर आता है आपका कंटिंजेंट गुड्स, थर्ड वन इज योर कंटिंजेंट गुड्स, आ जाओ, ठीक है। दिस आर द टाइप ऑफ द फ्यूचर गुड्स, ये याद रखना है, कंटिंजेंट गुड्स टाइप ऑफ द फ्यूचर गुड्स है। एक्विजिशन ऑफ द गुड्स where seller depends upon the contingency। acquisition by seller depends upon the contingency which may or may not be happen। goods which might be expected to come, उसे अपन क्या बोलेंगे, मतलब आएगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। कंटिंजेंट गुड्स कौन सा है, फ्यूचर गुड्स है। फ्यूचर गुड्स कैसे, फ्यूचर गुड्स कि फ्यूचर में शायद आएगा, शायद आएगा। अब शायद आएगा तो उसे बोलेंगे कंटिंजेंट गुड्स। आएगा ही, हम सेल एग्रीमेंट कर लेते हैं ये गुड्स आपको मिल ही जाएगा 2 दिन के बाद, तो उसे बोलते हैं भैया फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स, फ्यूचर गुड्स 100% फ्यूचर में आएगा, कंटिंजेंट गुड्स शायद फ्यूचर में आएगा। तो दिस इज द टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स, ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स। चलिए, goods to be arrived, future crops or the eggs, such contract give no right of action if the contingency does not happen। मतलब अगर वो नहीं आता तो कोई भी सामने वाले को राइट नहीं मिलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर परचेज ही नहीं हुआ तो राइट कहां से मिलेगा, ठीक है।
चलो आज, बट इसको आपको एसरटेन जरूर से करना पड़ेगा कि आपको क्या परचेज करना है, एसरटेन करना पड़ेगा कि आपको क्या परचेज करना है बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर, आ जाओ, ये क्या कहना चाहते हैं उसे अपन पढ़ते हैं। ओल्ड बुक में ये दिया है, देखो एक बार, ओल्ड बुक में ये दिया है, यस और नो मुझे बताओ। आ जाओ, द टर्म केविट एम्प्टर इज अ लेटिन वर्ड, ये कैसा वर्ड है, इट्स अ लेटिन वर्ड, ठीक है, और इसका मतलब ये होता है लेट बायर बी अवेयर, लेट बायर बी अवेयर। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत मजा आएगा इसको समझने के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल अंडरलाइंस द कॉन्सेप्ट दैट इट इज फॉर द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द गुड्स व्हिच इज परचेसिंग, बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द गुड्स इज परचेसिंग आर ऑफ quality required, quality required by him. It is a fundamental principle of a law of sale of goods act and implies that the seller is no obligation, seller is under no obligation to point out डिफेक्ट्स इन हिज ओन गुड्स। अब देखो ये सिंपल सा है ना बेटा, तो आओ पढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर ये कहता है कि लेट बायर बी अवेयर, लेट बायर बी अवेयर का मतलब ये होता है कि बायर को ध्यान रखना पड़ेगा परचेज करते टाइम कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, सेलर सामने से नहीं बताएगा। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल फ्रूट लेने गए, अगर आप फ्रूट लेने गए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही फ्रूट को चूज करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर नहीं बताएगा ये बिगड़ा हुआ है, ठीक है, ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद अच्छी तरीके से परचेस करके जांच के देख के परचेस करें, और अगर कोई दिक्कत आई तो प्रॉब्लम आपकी होगी, सेलर की नहीं होगी। मतलब यहाँ पे किसको बचाव मिल रहा है, सेलर को बचाव मिल रहा है। तो किसको भैया, बायर को, लेट बायर बी अवेयर, मतलब बायर को खुद को ध्यान रखना पड़ेगा परचेस करते टाइम पे। सेलर, ये देखो लिखा है, सेलर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट, मतलब सेलर कोई भी हो, सेलर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बताए कि ये बिगड़ा हुआ है, ये डिफेक्ट वाला प्रॉब्लम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप परचेस करने जा रहे हो कि आप देख के परचेस करो, ठीक है। बट कभी कभी सेलर भी रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कब, वो अपन जानते हैं। द बायर मस्ट टेक केयर व्हाइल परचेसिंग द गुड्स एंड इफ द मेक द रॉन्ग सिलेक्शन, if he make the wrong selection he cannot blame the seller, देखो he cannot blame the seller, ठीक है। तो अगर खराब निकला तो वो सेलर को क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। with the passage of the time this doctrine has been considered to be too unreasonable to the buyer, देखो अब देखो थोड़ा टाइम गया ना तो टू अनरीजनेबल लगा, मतलब बायर जितने भी थे वो बोले अरे भाई ये तो हमारे लिए धोखा हो रहा है, अगर गुड्स में कुछ गलती है तो हमारी डिफेक्ट क्यों कैसे हुई यार, वो सेलर वाले की भी तो डिफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ और चीजें के बारे में सोचा गया और बोला कि हाँ भैया कुछ केसेस में सेलर भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो कौन से केसेस है जब सेलर को रिस्पॉन्सिबल, नॉर्मली बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट आती है तो बायर ही क्या होगा भैया, बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्यों, क्योंकि बायर को अपॉर्चुनिटी मिली थी गुड्स को देखने की, जांचने की, परखने की, अब उसने गलती की तो सेलर क्या करे, ठीक है। आज अब क्या बोले, बट बट कुछ केसेस में डॉक्ट्रिन हाउएवर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल, सेलर रिस्पॉन्सिबल, कौन से केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखो सिंपल सी बात सोचो, सिंपल सी बात सोचो, आप फ्रूट वाले के पास गए, आपने बोला मुझे ना अच्छे सेब दिखाओ, अच्छे मुझे 1 केजी सेब दो अच्छे वाले, उसने बोला ठीक है मैं अपने हिसाब से देता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया दूंगा, और उसने आपको ना चिपका दिए ऐसे खराब वाले, अब इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर, ऑब्वियसली बात है, क्यों, क्योंकि सेलर ने आपको स्पेसिफिकली गुड्स दिया ये लेके जाओ और ये सही है और आपने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, तो गलती किसकी है भैया, गलती उसकी है कि उसने अपन ने चिपका दिया, उसने फ्रॉड किया है, तो रिस्पॉन्सिबल वो माना जाएगा, ठीक है। तो कुछ कंडीशन दी है जहां पे वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं अच्छी तरीके से। चलो क्या लिखा है, वेयर द बायर एक्सप्रेसली or by implication make known to the seller particular purpose of which the goods are required and relied upon the skill and judgment of the seller। अब देखो आपने स्पेसिफिकली बोला कि मुझे ये पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, मुझे ये पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको आपको आपकी गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए बलून चाहिए थे
और जिसमें आप क्या कर सको, गैस फील करवा सको। गैस फील करते तो ना हवा में रहता है, ऐसे आपको बलून चाहिए था, ठीक है, हवा में रहना कुछ और चाहिए आपको, बलून रखने दो भैया, आपकी मर्जी, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचेंगे, मैं बलून की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भैया बलून हवा में रखने थे, ठीक है, तो आपको बलून खड़े रखने थे, तो आपको बलून खड़े रखने के लिए आपने बोला कि गैस वाले मुझे बलून चाहिए कि जिसमें मैं गैस फील करवा सकूं, तो उसने आपको कुछ बलून दिखाए, बोले ये गैस वाले बलून है, ठीक है, और आप उसने कहा, आपने परचेज कर लिया, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, ट्रस्ट किया उसकी स्किल पे और जजमेंट पे, सेलर की स्किल और जजमेंट पे आपने ट्रस्ट किया। उसने बोला इसमें आ जाएगा गैस, दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर गैस नहीं फील हो रहा तो भैया आप उसके मुंह पे मार सकते हो वो गैस, वो बलून जो है, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भैया, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वेयर द बायर एक्सप्रेसली, सबसे पहली बात, बायर हम उनको बताएंगे कि मेरा पर्पस क्या है। अगर मैंने पर्पस बताया और उसने मुझे सजेशन दिया ये लेके जाओ, और अगर गलती हुई तो सेलर रिस्पॉन्सिबल। बायर एक्सप्रेसली और implications make known to the seller, पर्पस, पर्पस मैंने उसको बता दिया, पर्पस, पर्पस फॉर विच goods are required and relied upon skill and judgment of the seller। और गुड्स क्या निकला, गुड्स आर डिस्क्रिप्शन इन विच इट्स कोर्स ऑफ द सेलर बिजनेस टू सप्लाई, देयर इज इम्प्लीकेट कंडीशन दैट द गुड्स सेल बी रीजनेबली फिट फॉर सच पर्पस। उसने बोला कि भैया आपका जो पर्पस है उसके लिए फिट है। अकॉर्डिंगली द सेलर कैन नॉट गेट इम्यूनिटी एंड ग्रैब ऑफ केवी टेम्पटर, मतलब सेलर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा इस केस में, ठीक है। सेकंड, implied condition as to sellability where the goods are bought by description from the seller, bought by description of the seller, मतलब सेलर ने बोला ये लेके जाओ ये सबसे बढ़िया है, हमने उसको बोला नहीं कि हमारा पर्पस क्या है, हमने बोला मेरे को बलून चाहिए, उसने दिखा ये लेके जाओ ये सबसे बढ़िया है, और हमने ले लिए, और सारे सब फटे हुए निकले। चलो ये बलून तो चलो फटे हुए निकले, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर दूसरे बलून, समझ में आ रही है, तो भैया दिक्कत हो जाएगी ना। तो जब आप ये बलून परचेस कर रहे हो भैया और अगर फटे हुए निकले, तो भैया कौन रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उस इंसान ने आपको बताया ये सबसे बढ़िया है और भैया सब फटे हुए निकले, ठीक है। तो जब बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर, सेलर ने डिस्क्रिप्शन दिया और हमने परचेस किया, तो वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन, कंडीशन टू होलसमनेस इन केस ऑफ फूड स्टफ्स एंड अदर गुड्स मेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है, कोई चीज ऐसी है, ठीक है, जो उसने अपन को सजेस्ट की हुई है, तो वो भी क्या माना जाएगा, कंडीशन टू होलसमनेस इन केस ऑफ फूड स्टफ्स एंड अदर गुड्स मेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोई चीज है और उसने भैया अपने को दिखाया कि ये चीजें सही है, ठीक है, सेब वाला जो एग्जांपल लिया था वो वाला, तो उसमें कौन सेलर रिस्पॉन्सिबल है। व्हेन द सेलर कमिट फ्रॉड, मतलब सेलर ने खुद ने फ्रॉड किया अपने साथ भैया, ठीक है, फ्रॉड कर दिया हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। व्हेन देयर इज अ यूजेज ऑफ, व्हेन देयर इज अ यूजेज ऑफ ट्रेड, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है, कितना भैया, कौन से केसेस है, 1 2 3 4 5 केसेस में सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप मान सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कौन सा वाला, फिफ्थ वाला, देयर इज अ यूजेज ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है कि जब ये यूजेज है, ऐसा माना जाता है कि सेलर आपको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, या सेलर आपको बताएगा कि कौन सा सही है, ठीक है, तब, या फिर यूजेज ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है कि नॉर्मली इस केस में सेलर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। यूजेज ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब उस केस में सेलर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, तो भैया कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, यूजेज ऑफ ट्रेड का मतलब होता है, यूजेज ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है कि नॉर्मली, यूजेज ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि नॉर्मली जब सेलर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कोई केस में, तो उसे अपन बोलते हैं यूजेज ऑफ ट्रेड। ट्रेड का ये नॉर्मली रूल है कि सेलर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इस केस में, तो भैया वही आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका। अभी मैं आपको नेक्स्ट वाला जो है वो कल अपन शुरू करेंगे, तभी के लिए मैं स्क्रीनशॉट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय, आपको मजा आया होगा। हाईलाइट करने के लिए मैं स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, आप उसे जरूर से देख लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आई लव, स्क्रीन किधर गया रे।